राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम काव्य के हेतुओं के स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। काव्य के हेतु के रूप में प्रतिभा का विशेष स्थान है। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। राजशेखर ने प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है, सा शक्तिः केवल काव्य हेतुः। आचार्य भट्टतीति के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रज्ञा नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। आचार्य वामन का मत है कि प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार है जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को परिभाषित करते हुए लिखा है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमता प्रज्ञा। अर्थात प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जिसमें अपूर्व की सृष्टि करने की क्षमता होती है। कवि इसी के बल पर काव्य सृजन में समर्थ होता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने प्रतिभा उस शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है। नाना प्रकार के अलंकारों, उक्ति वैचित्र्य आदि का विधान करती है। प्रतिभा प्रथमोद्भेद समये यत्र वक्रता शब्दाभिधेय योरन्तः स्फुरतीव विभाव्यते। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को एक नया नाम दिया है। वे इसे शक्ति कहते हैं और काव्य का बीज स्वीकार करते हैं जिसके बिना काव्य की रचना संभव नहीं है। शक्तिः कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। अर्थात शक्ति यानी प्रतिभा कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष है जिसके बिना काव्य सृजन नहीं हो सकता है। आचार्यों ने प्रतिभा का जो स्वरूप यहाँ स्पष्ट किया है, उससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है। यह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। प्रतिभा नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा है। प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति वैचित्र्य आदि का विधान करता है। प्रतिभा दो प्रकार की होती है, कार्यत्री प्रतिभा और भावेत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है और भावेत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। सभी आचार्यों ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया है और इसे काव्य का मूल हेतु माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिभा की असाधारण कोटि को मेधा मानते हुए कहा है कि प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते, वह असाधारण रूप में खुलकर खेलती है। काव्य का अगला हेतु है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है। यह ज्ञानोपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के अवेक्षण से होती है। विद्वानों का मत है कि साहित्य के गहन चिंतन मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का समावेश हो जाता है और उसकी रचना सुव्यवस्थित हो जाती है। रुद्रट ने यह बताया है कि छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित का सम्यक ज्ञान ही व्युत्पत्ति कहा जाता है। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को एक नया नाम दिया है, निपुणता। यह निपुणता चराचर जगत के निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है।
राजशेखर के अनुसार उचितानुचित विवेको व्युत्पत्तिः, अर्थात उचित और अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। संस्कृत आचार्यों ने व्युत्पत्ति को काव्य हेतुओं में दूसरा स्थान दिया है। व्युत्पत्ति के बल पर ही कोई व्यक्ति यह निर्णय कर पाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित होगा। सच तो यह है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति संवेद रूप में ही काव्य रचना के हेतु हैं। जैसे लावण्य के बिना रूप फीका लगता है, वैसे ही रूप के बिना लावण्य भी आकर्षक नहीं लगता। लोक और शास्त्र का अध्ययन कवि को त्रुटियों से बचाता है। वर्ण विषय का ज्ञान, ऋतु ज्ञान, देश ज्ञान, भौगोलिक जानकारी आदि से कविता में त्रुटि आने की संभावना नहीं रहती। अन्यथा मूर्ख कवि रेगिस्तान में धान की खेती का वर्णन कर सकता है। शब्द शिल्प और भाषा पर अधिकार बहुज्ञता से ही होता है। अतः कवि को निरंतर सजग रहने की आवश्यकता होती है, तभी वह उत्तम काव्य की रचना करने में समर्थ हो पाता है। काव्य का अगला और अंतिम हेतु है अभ्यास। काव्य निर्माण का तीसरा हेतु अभ्यास है। भामह ने लिखा है कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करते सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन भी करना चाहिए, जिससे अभ्यास नित्य प्रति दृढ़ होता जाएगा। आचार्य वामन ने भी अभ्यास को महत्व देते हुए लिखा है, कर्मसु कौशलम भावहिति, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। आचार्य दंडी ने तो अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में केवल अभ्यास ही काव्य रचना में कोई कुशल हो सकता है। सरस्वती की साधना से और शास्त्रों के श्रवण से कोई भी व्यक्ति सफल कवि बन सकता है। दंडी की यह धारणा अन्य आचार्यों ने स्वीकार नहीं की। प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं है। फिर कोरा अभ्यास व्यक्ति को कैसे कवि बना सकता है? किंतु अभ्यास के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। प्रारंभ में प्रतिभा संपन्न कवि भी अच्छी कविता नहीं लिख पाते, निरंतर अभ्यास से ही उनकी कविता निखरती है। जो कवि कीर्ति चाहते हैं, उन्हें आलस्य को त्याग कर सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और निरंतर कवि कर्म का अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही काव्य के प्रमुख हेतु हैं। किंतु प्रतिभा सर्व प्रमुख है, जिसे व्युत्पत्ति और अभ्यास से निरंतर निखारा जा सकता है। वस्तुतः ये तीनों संवित रूप में ही काव्य के हेतु हैं, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार पानी को बार बार छानने से वह निर्दोष हो जाता है और बर्तन को बार बार मांजने से वह चमक उठता है, उसी प्रकार व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा को निर्दोष और आकर्षक बनाया जा सकता है। उक्त वीडियो के नोट्स पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।